हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट्स, विच इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सीरीज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एलआर रिलेटेड टॉपिक्स, वेयर वी विल बी टारगेटिंग SCAT, ZAT, NMAT, SNAP, CMAT, MBA CET and all other MBA entrance exams। MBA CET एंड MCA CET का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए वो सिलेबस भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। सो आज के वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट्स के ऊपर। दीज आर सम ऑफ माई क्रेडेंशियल्स एंड लेट अस बिगिन द टॉपिक। सो एक चीज ध्यान में रखो, बिफोर वी बिगिन विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस पॉइंट टू योर नोटिस कि ये जो स्लाइड रहेगा, ये स्लाइड के ऊपर थ्रू आउट द सेशन मैं बार बार आते रहूँगा एंड एट द एंड ऑफ द सेशन भी मैं ये स्लाइड आप पे रखूँगा फॉर 30-40 सेकेंड्स सो दैट यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट। क्योंकि जैसे आपने टाइटल में देखा हुआ है वीडियो के कि देर आर सम पॉइंट्स which you will get to master linear arrangements। linear arrangement अगर आपको मास्टर करना है तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा। there will be few points which we will come across during the course of the session। तो जो भी theoretical points है, जो भी notes है, वो सब मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा। इसीलिए after every question or as and when required, I will be coming back to this particular slide। At the end of the session, I will show you all the points so that you can click a screenshot, and this will be the flow going forward for all the sessions। जो second slide रहता है वो हमेशा concept का and theoretical points का रहता है। At the end of the session वो slide पूरा भर जाता है and you are supposed to take the screenshot instead of making your own notes। चलो स्टार्ट करते हैं। When you solve the questions of linear arrangement, हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि लीनियर अरेंजमेंट मतलब होता क्या। Let us say you and your friends have gone to watch a movie। तो मूवी का स्क्रीन अगर यहाँ पे है, सपोज करो स्क्रीन स्त्री 2 बहुत चल रहा है आजकल, तो स्त्री 2 देखने गए आप, तो अगर स्क्रीन यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके से वो चेयर्स अरेंज्ड होती है, राइट, सिनेमा हॉल में। यही जो अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, वेयर पीपल आर सिटिंग और स्टैंडिंग इन अ रो और इन अ कॉलम। वर्टिकल लीनियर अरेंजमेंट या फिर कॉलम रिलेटेड लीनियर अरेंजमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ATM के क्यू में आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोई भी क्यू में। अभी जैसे गणेश चतुर्थी या गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, तो आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो तो वो क्यू में खड़े होते हो, राइट, या फिर कहीं पे भी आप क्यू में खड़े होते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल linear arrangement। What are the basic differences over here? The basic difference is here people can hold each other's hands, लेकिन जब मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, राइट। I will be able to see the back of person standing in front of me, and मेरे पीछे वाले को मेरा बैक दिखेगा, राइट। लेकिन वही अगर मैं हॉरिजॉन्टल रो में खड़ा हूं तो अगर मैंने लेफ्ट में देखा तो आई कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग और सिटिंग बिसाइड मी, एंड व्हेन आई लुक एट राइट, माय राइट, आई कैन सी द पर्सन सिटिंग और स्टैंडिंग बिसाइड। इसके कुछ पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट होता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका लेफ्ट एंड राइट कहाँ पे फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नाउ ध्यान देना, ठीक है, कि अगर आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो, जैसे आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, तो नेचुरली हम लोग अज्यूम करते हैं कि आई एम फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई माय राइट इज द क्वेश्चंस राइट एंड माय लेफ्ट इज द क्वेश्चंस लेफ्ट। लेकिन अभी हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए
आप अज्यूम करो खुद को कि आप नॉर्थ में देख रहे हो. सो इफ यू आर फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, योर राइट विल फॉल ऑन द ईस्ट साइड एंड लेफ्ट विल फॉल ऑन द वेस्ट साइड, राइट. इफ यू आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आपके राइट हैंड पे ईस्ट आएगा एंड लेफ्ट हैंड पे वेस्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स कश्मीर, आपके राइट साइड पे कोलकाता आएगा एंड आपके लेफ्ट साइड पे मुंबई मरीन ड्राइव आएगा. वही आप अगर मरीन ड्राइव पे खड़े होके समंदर की तरफ देख रहे हो, वो ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हो, तो आपके राइट साइड में गुजरात आएगा एंड लेफ्ट साइड में गोवा आएगा. जाना नहीं है, अभी नहीं जाना है, ठीक है. वही अगर आप नीचे साउथ में श्रीलंका की तरफ अगर फेस कर रहे हो, तो आपके राइट में केरला आएगा एंड लेफ्ट में तमिलनाडु एंड अदर बीचेस आएंगे. या फिर और थोड़ा दूर जाओगे तो डायरेक्ट आप साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ पहुंच जाओगे. एंड उसी तरीके से आप अगर कोलकाता में खड़े रह के वेस्ट बंगाल की तरफ देख रहे हो, तो आपके राइट में ओडिशा आएगा एंड लेफ्ट में असम एंड अदर स्टेट्स आएंगे. क्लियर? सो this is what you need to pay attention towards. This is right and this is left. First point. Second point होता है आपके placements. Placements linear arrangement में बहुत ज़रूरी है. अभी इसके दो टाइप्स आते हैं और दोनों स्टेटमेंट्स में वास्ट डिफरेंस है. दिखने में सिमिलर दिखेंगे, ठीक है, चिंटू और मिंटू दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों डिफरेंट है. जैसे फर्स्ट पार्ट आता है इसका n प्लेसेस अवे एंड सेकेंड पार्ट आता है इसका n पर्सन्स इन बिटवीन. मतलब नाउ इफ आई से कि A in an arrangement of 7 people, A is sitting 4 places away from B, or A is sitting 3 places away from B. There are 2 possibilities. First of all, अगर मैंने 7 लोगों का अरेंजमेंट निकाला, मुझे पता चला मेरे मम्मी के थ्रू कि मेरे घर पे 7 गेस्ट्स आने वाले हैं, तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या करूंगा कि आई मेक श्योर कि देयर आर 7 चेयर्स टू सिट फॉर देम. अगर वो 7 लोग आए, उसमें से मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि A को B से 3rd प्लेस में बिठाना है. कौन से डायरेक्शन में? आई डोंट नो. तो यहां पे मेरे माइंड में 2 ऑप्शंस आने चाहिए कि वेयर एवर B इज सिटिंग. आई एम अज्यूमिंग, जब डायरेक्शंस नहीं दिए रहते हैं तो अज्यूम करना है एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ. जब डायरेक्शंस दिए हुए हैं तो बात अलग है. अभी यहां पे नहीं दिया है तो आई एम सेफली अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ. बी से 3 प्लेसेस अवे इज ए सिटिंग. सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस अवे फ्रॉम बी, सेकेंड प्लेस अवे फ्रॉम बी एंड 3rd प्लेस अवे फ्रॉम बी. तो यहां पे बी आएगा. और वाइस वर्सा अगर मैं करूं तो अगर बी यहां पे बैठा हुआ है तो दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड 3rd प्लेस अवे फ्रॉम बी. ए यहां पे आएगा. A is sitting 3 places away towards left of B. A is sitting 3 places away towards left of B. तो B के लेफ्ट में ये वाला अरेंजमेंट आएगा. एंड अगर स्टेटमेंट चेंज किया, A is sitting 3 places away to the right of B, तो B के 3 places to the right में ये पोजीशन आएगा. हाँ, इसके वेरिएंट्स हो सकते हैं. जैसे B यहाँ पे तो A यहाँ पे हो सकता है, B यहाँ पे तो A यहाँ पे हो सकता है, और B अगर एक ही जगह पे आया तो A यहाँ पे भी हो सकता है. सो देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स पॉसिबल. लेकिन दोनों डायरेक्शंस में वो जा सकते हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसी का सेकेंड स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि देयर आर n पर्सन्स बिटवीन A एंड B. फॉर एग्जाम्पल, अगेन देयर आर 7 गेस्ट्स कमिंग टू माई प्लेस, बट A और B के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं. नाउ अभी 7 गेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि 5 ही गेस्ट है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपके ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 5 गेस्ट्स कमिंग टू माई प्लेस, बट नाउ देयर आर 3 इंडिविजुअल्स सिटिंग बिटवीन A एंड B.
तो अगर ए यहाँ पे बैठा हुआ है तो 1 2 3 लोग छोड़ के बी बैठेगा, या फिर अगर ए यहाँ पे सिटिंग है तो बी विल सिट ओवर हियर, करेक्ट? सो इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अरेंजमेंट्स, थर्ड प्लेस अवे मतलब उन दोनों के बीच में 3 - 1 2 लोग थे, राइट? थर्ड प्लेस अवे मतलब उन दोनों के बीच में 3 - 1 2 इंडिविजुअल्स वर सिटिंग. सो हियर नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन बिटवीन आर ऑलवेज n - 1, बट यहाँ पे देर विल बी n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सिटिंग इन बिटवीन, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही वैसा बोला हुआ है. क्लियर? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई एम हैप्पी टू शेयर दिस पॉइंट और टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन. ठीक है, ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट. अभी इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड होते रहेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. क्या उसमें से मुझे कुछ नोट्स मिलते हैं या फिर हिंट्स मिलते हैं? अगर मिले तो यहाँ पे लिखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. 5 persons sit in a row facing north, but not necessarily in the same order. P is 3 places away from R, S is 2 places away from Q, T is not adjacent to R. If S sits at the right hand, then what is the order from left to right in which these persons sit? ठीक है, तो पहला पॉइंट उसने बोला है कि there are 5 individuals sitting facing north. So 1 2 3 4 5. All of them are facing north. Second, not necessarily in the same order. P is 3 places away from R. So can I put P over here and 1 2 3 R over here, or R 1 2 3 P over here? No, right? क्योंकि इसके 4 केसेस आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. R से 1 2 3 places away is P, और R से 1 2 3 places away is P. So in an arrangement of 5 individuals, if R is at the first chair, P is at 4th, or R is at 4th, P is at 1st, and 2nd 5th 5th 2nd. क्या हर बार आप ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकालते बैठोगे? नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें से जितने इन्फरेंसेस आप निकाल सकते हो उतने इन्फरेंसेस निकालो, and write down those inferences in terms of pointers. हमेशा ध्यान में रखना. स्पीड बेस्ड एग्जाम्स जो होती है, स्नैप, एनमैट, MBA CET, MCA CET, and others as well, XGMT, SRCC, GBO, all these exams. इसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन स्पीड तुरंत बहुत फास्ट चाहिए. क्वेश्चन पढ़ा, प्रोसेस किया, सॉल्व किया, टिक किया, आगे बढ़े. क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, थिंक थ्रू दिस एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. नहीं, तब तक JBIMS वाला बंदा निकल जाएगा, तब तक SIBM पुणे, NMIMS मुंबई वाले लोग आगे चले जाएंगे. तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर टोज, नॉट लिटरली दो. ठीक है, सो हमेशा ध्यान में रखो कि यू शुड ऑलवेज बी इन अ हरी टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द राइट मैनर. इसलिए मेरा हमेशा एक इनपुट रहता है कि वेन एवर यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन एज वेल, हमेशा ध्यान में रखो कि मोबाइल का टाइमर आपने स्टार्ट किया हुआ है. एंड एक LR के सेट्स के लिए ऑब्वियसली इतना ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया, सिंगल क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट बहुत हो गया, बहुत हो गया. ठीक है, टू स्टार्ट टू बिगिन विथ. उसके बाद 30-30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाने चाहिए. एंड एक अगर लेंदी सेट है तो 8 से 12 मिनट तक का टाइम आपने लेना चाहिए. बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग 100 to 150 सेट्स, पहले सेट से वो टाइम आप अचीव नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. कर पाए तो बहुत बेटर, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करो. सो अगर ये टाइप के क्वेश्चंस आपको सिंगल स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में आए तो आपने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट कि यू विल राइट डाउन द पॉइंटर्स, all the inferences in the pointer format. Clear?
ऑल द इन्फरेंसेस इन द पॉइंटर फॉर्मेट। कैसे, चलो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला उसने कि देयर आर 5 इंडिविजुअल सिटी, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि P is 3 places away from R. Consider both the scenarios कि wherever R is sitting उसके 1 2 3 places to the right is P, और if R is sitting over here 3 places to the left is P. कहीं पे भी हो सकता है। Second point, S is 2 places away from Q. Second point is wherever Q is sitting उसके second to the right, और wherever Q is sitting उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में Q बैठा हुआ है। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Q यहाँ पे तो S यहाँ पे, Q यहाँ पे तो S यहाँ पे, Q यहाँ पे तो S यहाँ पे, आपका Q यहाँ पे तो S यहाँ पे, एंड Q यहाँ पे तो S यहाँ पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फेयर अरेंजमेंट में मत लिखो। एक्चुअल स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में इतना सब कुछ टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। Next point is T is not adjacent to R. Third point में they have said wherever R is sitting, neither to its left nor to its right, T is sitting. T is not sitting either to the left or to the right of R. R के ना तो इधर ना तो इधर T बैठा हुआ है, दोनों का झगड़ा हो चुका होगा, अब क्या करना है। And if S sits at the right end, so this is the last statement which says if S sits at the right end. Which is the right end? Because everyone is facing in the north direction, this is the right end and this is the left end for everyone. And if S sits over here, अभी मुझे क्या करना है कि S से रिलेटेड 1 2 3 में से कौन सा पॉइंट है जो मैं उठा सकता हूं, सेकेंड पॉइंट। क्या दिया हुआ है कि S के बाद एक प्लेस छोड़ के Q इज सिटिंग। अभी सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड में से कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ, थर्ड तो R आने के बाद आएगा, पहले R को तो रख लूँ। तो उन्होंने बोला है कि R एंड P आर P इज सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम R, सो देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे अगर मैंने R लिखा तो यहाँ पे P आएगा, अगर यहाँ पे P लिखा तो यहाँ पे R आएगा, and both the cases Q and S will be here. Correct? बचा कौन, T. So in both the cases T will be second from left hand, but according to the third point R and T are not neighbors of each other. That's why this arrangement will not hold true. यहाँ पे P T Q R S will be the final arrangement. P T Q R S. क्लियर, चलो। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज ऑफ मैट, एटमा, MCA CET लेवल। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं दिखेंगे। फर्स्ट सेट में हमने क्या देखा कि 1 डायरेक्शनल फेसिंग, यूनिडायरेक्शनल फेसिंग, सभी लोग एक डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, छोटा सा एक सिंगल क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4 persons P, Q, R, S sit in a row facing south, not necessarily in the same order, if P is adjacent to Q. So, P is adjacent to Q either to the left of Q or to the right of Q and not adjacent to S. मतलब P and Q are definitely the neighbors, but P and S are definitely not the neighbors. Then, how many arrangements are possible? तो कितने arrangements possible है, कितने लोग बैठे हुए हैं, 4। चलो देखते हैं। ऐसे टाइम पे आपने क्या करना चाहिए कि कंसिडर एनी इंडिविजुअल एंड विथ रेफरेंस टू दैट इंडिविजुअल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अज्यूमिंग P इज सिटिंग इन द फर्स्ट पोजिशन, यहां पे सेकेंड में, यहां पे थर्ड पे और यहां पे फोर्थ पे। उसके बाद P का नेबर कौन है, Q। P एंड S का झगड़ा हुआ है, P एंड Q एंड S का थोड़ी। तो Q का नेबर R भी हो सकता है
और एस भी हो सकता है। तो इधर ही मुझे दो वेरिएंट्स मिले, राइट, इधर ही मुझे दो वेरिएंट्स मिले। तो ये हो गए दो पॉसिबिलिटीज। थर्ड वन क्या रहेगी कि P का नेबर कैन बी Q बट नॉट S, तो यहाँ पे R यहाँ पे S। सिमिलरली P अगर सेकेंड पोजीशन पे है तो P का नेबर कैन बी Q बट ऑन द अदर साइड, एंड यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे R। तो ये भी तो दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हुए, तो टोटल अभी तक मुझे 4 अरेंजमेंट्स मिले हुए, करेक्ट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर ओवर हियर एज वेल। कि P के इमीडिएट लेफ्ट में Q है या तो फिर P के इमीडिएट राइट में Q है, लेकिन P का नेबर S नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा इधर Q और R ही रहेगा। तो ये हो गए 6। एंड व्हेन P वाज इन द फर्स्ट प्लेस तो मेरे दो पॉसिबिलिटीज आए, उसी तरीके से दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी आएंगे कि P Q R S और P Q S R। Therefore 8 different possible arrangements are there. Clear guys? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। 5 students रोहित, राहुल, विराट, अक्षय, ऋषभ are sitting on a bench facing south. Now that they are facing south, so 1 2 3 4 5, everyone is facing south, that's why this is the left end of the arrangement and this is the right end of the arrangement। ध्यान देना इस पे। राहुल is to the left of विराट and to the immediate right of अक्षय। तो ये हो गया मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट्स में जरूर लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन के बाद थोड़ा पॉज लेंगे, स्क्रीन शायद गर्म हो चुकी है, उसकी वजह से लैग मार रही है। नेबर वर्सेस इमीडिएट नेबर। लेट अस कंसिडर एन अरेंजमेंट ऑफ 5 इंडिविजुअल्स। अभी अगर एक A इधर रहता है, B C D E, एक फ्लोर में 5 फ्लैट में 5 डिफरेंट लोग रहते हैं, तो पांचों के पांचों एक दूसरे के नेबर्स हुए, राइट। एक कॉलोनी में अगर 15-20 घर है तो सभी एक दूसरे के नेबर्स हुए, राइट। लेकिन इमीडिएट नेबर्स माने कौन कि मैं मेरे घर के दरवाजे से बाहर निकला, मैंने लेफ्ट लिया, 2 कदम चला और जिसका दरवाजा सबसे पहले आया दैट इंडिविजुअल इज माई इमीडिएट नेबर। और दरवाजे से बाहर निकला, मैंने राइट लिया और जिसका दरवाजा सबसे पहले आया दैट इंडिविजुअल इज अगेन माई इमीडिएट नेबर्स। तो अगर मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ तो जिसकी चोटी में पकड़ सकता हूँ, जिसको टपली मार सकता हूँ आसानी से, या फिर जिसको कोना मार सकता हूँ, दैट इंडिविजुअल इज माई इमीडिएट नेबर्स। लेकिन एक इंडिविजुअल छोड़ के भी जो दूसरा बंदा बैठा है या एक इंडिविजुअल छोड़ के दूसरी बंदी बैठी है, दोज आर माई नेबर्स बट नॉट द इमीडिएट नेबर्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो यहां पे उसने बोला है कि राहुल इज टू द लेफ्ट ऑफ विराट, सो वेर एवर पॉइंट नंबर 1, वेर एवर विराट इज सिटिंग, विराट के लेफ्ट में कहीं पे तो भी राहुल है, विराट की लेफ्ट में कहीं पे तो भी राहुल है। एंड राहुल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय, और ये सेम राहुल इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय है, मतलब अक्षय कहीं पे तो भी इधर आना चाहिए। अक्षय कुमार के इमीडिएट राहुल लेफ्ट में, सॉरी, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय, ओके सॉरी माय बैड, टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय। तो अक्षय कुमार जो है वो इधर आएगा, उसका और राहुल का सीट, राहुल का चेयर्स लग के है, और विराट के लेफ्ट में कहीं पे तो भी राहुल है। तो विराट यहाँ पे हो सकता है, उसके लेफ्ट में राहुल हो सकता है, इधर अक्षय हो सकता है। विराट यहाँ पे हो सकता है, उसके लेफ्ट में कहीं पे भी राहुल एंड इधर अक्षय हो सकता है। विराट यहाँ पे, उसके लेफ्ट में कहीं पे भी राहुल एंड इधर अक्षय हो सकता है। इन बोथ दिस केसेस सेकेंड एंड थर्ड, विराट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है।
and because there are multiple possibilities, we try to solve these questions writing the pointers. इसीलिए पॉइंटर सिस्टम हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में, बिकॉज स्पीड बेस्ड एग्जाम्स का बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप बार बार जाके क्वेश्चंस मत पढ़ो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लिया, इन्फरेंसेस ड्रॉ करो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चलो, फिर से स्टेटमेंट पढ़ने गए, फिर से इन्फरेंसेस पे आए, फिर से स्टेटमेंट पढ़ने गए, फिर से अरेंजमेंट पे आए। इसमें टू एंड फ्रो इतना ज़्यादा होता है कि आपका टाइम पास बहुत हो जाएगा एंड आपसे आगे लोग निकलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है आगे के स्टेटमेंट में, अक्षय सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ऋषभ। तो सेकेंड पॉइंट में उसने बोला है कि समवेयर ऋषभ इज सिटिंग, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में अगर अक्षय है तो ऋषभ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, राहुल। कर दिया, राहुल इधर आएगा तो अक्षय सेकेंड टू द लेफ्ट में आएगा। एंड राइट ऑफ रोहित, हो अक्षय इज टू द राइट ऑफ रोहित, तो ये अक्षय के भी राइट में कहीं पे तो भी रोहित बैठा हुआ है, अक्षय के भी लेफ्ट में कहीं पे तो भी रोहित बैठा हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा के राइट में अक्षय कुमार बैठा हुआ है। तो किस तरीके का अरेंजमेंट आएगा, ऋषभ, राहुल एंड अक्षय, ये तीनों नेबर्स है, ऋषभ के बाजू में राहुल, राहुल के बाजू में अक्षय। अक्षय के कहीं पे तो भी लेफ्ट में रोहित जाना चाहिए और ऋषभ के भी कहीं पे तो भी राइट में विराट आना चाहिए, तभी जाके फर्स्ट वाला अरेंजमेंट फिक्स होगा। तो ये एक्चुअली सिंपल हो जाएगा, विराट, ऋषभ, राहुल, अक्षय एंड रोहित। और इसमें क्वेश्चन है हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल लोगों को यह आता है कि इफ आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन विच इज माई लेफ्ट हैंड, वेदर दिस इज द लेफ्ट हैंड, जहाँ पे आंसर विराट आएगा, कि अरेंजमेंट तो साउथ फेसिंग है तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड, जहाँ पे आंसर रोहित आएगा। हमेशा ध्यान में रखो यूनिडायरेक्शनल लीनियर फेसिंग क्वेश्चंस में, यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पे भी ये भी अपना एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सुनो फिर से, यूनिडायरेक्शनल लीनियर फेसिंग अरेंजमेंट्स में आपका लेफ्ट एंड राइट मायने नहीं रखता है, अदरवाइज अगर आपका लेफ्ट एंड राइट मायने रखा रहता तो उसके फेसिंग को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हुआ रहता, राइट। इसीलिए जो अरेंजमेंट का लेफ्ट एंड राइट है वो हमें फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आंसर आएगा आपका रोहित। क्लियर, सिंपल था। अभी यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते टाइम आपको दो प्रोसेसेस फॉलो करनी है कि व्हेन आई शो द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो टू चेक द सॉल्यूशंस। चलो स्टार्ट करो। ओके गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट सेट। किस तरीके से सॉल्व करना है, चलो पॉइंटर सिस्टम के साथ सॉल्व करके देखते हैं। There are 7 individuals coming to my home. 7 गेस्ट्स आने वाले, तो मैंने सबसे पहले 7 चेयर्स अरेंज कर लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि F is to the immediate right of E. So wherever E is sitting, उसके immediate right में F बैठा हुआ है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में उसने बोला है कि E खुद G के फोर्थ टू द राइट में बैठा हुआ है। So because all of them are facing north, this is the right side and this is the left side for everyone, and E खुद G के फोर्थ टू द राइट में बैठा हुआ है और E का इमीडिएट नेबर इज F, दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट सीज टू एग्जिस्ट नाउ। उसको मैंने मर्ज कर दिया सेकंड में। अननेसेसरी रेफरल पॉइंट्स ज्यादा मत रखो, स्मार्टली खेलते चलो।
C इज द नेबर ऑफ B एंड D. हाउ विल C बी द नेबर ऑफ B एंड D? तो C का एक नेबर B तो दूसरा D, या फिर C का लेफ्ट वाला नेबर D तो दूसरा वाला D. करेक्ट. और फिर उसने बोला है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड्स. पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड्स. अभी सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 6 लोग अकोमोडेट हो चुके हैं. C B D इधर आएंगे, C B D, या तो फिर C D B. करेक्ट. यहां पे अगर मैं D रखता हूं, नीचे वाला अरेंजमेंट लेता हूं, तो पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस पर्सन विल बी एट वन ऑफ द एंड्स. बट वो तो 8 लोग हो गए. 8 लोग कैसे डालोगे वो अरेंजमेंट में? तो आपको D इधर ही रखना पड़ेगा एंड D का थर्ड टू द लेफ्ट G. तो G के लेफ्ट में कोई नहीं है, F के राइट में जो 7th पर्सन है वो A रहेगा. सो फाइनल अरेंजमेंट विल बी G B C D E F A. क्लियर? छोटा सा. What is the position of A? Extreme right. Who are the neighbors of B, G and C? Which of the following statement is not true? E is to the immediate left of D. E is not to the immediate left of D. E is to the immediate right of D. This is my answer of this particular question. And who are to the left of C? G and B. Who are to the left of C? It's G and B. Clear? चल. सेकेंड सेट अगेन आपके स्क्रीन पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो बाद में देखेंगे. पहले सेट, प्लीज पॉज द वीडियो, स्टार्ट द टाइमर, नोट डाउन हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस सेट एंड देन लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. तब तक मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूं. A, B, C, D and E are 5 men sitting in a line facing south. Right. तो फर्स्ट सेट आपका क्या था? यूनिडायरेक्शनल फेसिंग, एवरीवन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. सेकेंड सेट आपको मैंने कुछ इस तरीके का रखा है कि देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स फेसिंग साउथ, फ्यू इंडिविजुअल्स फेसिंग नॉर्थ. तो हमेशा ध्यान में रखो कि साउथ एंड नॉर्थ वालों का लेफ्ट एंड राइट एक्सचेंज हो जाता है. करेक्ट. इसीलिए जब 2 लोग आमने सामने आके हैंडशेक करते हैं तो वो क्रॉस में जाता है, अगर राइट टू राइट रखा तो. करेक्ट. तो यहां पे उसने बोला है कि देयर आर ABCDE 5 men sitting in a line facing south. So 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं जो साउथ में फेस कर रहे हैं. दैट्स वाई देयर राइट एंड लेफ्ट विल बी लाइक दिस. एंड ये कौन है? ABCDE. और उसने बोला है कि MNOPQ आर द 5 ladies facing north and everybody is facing each other. सो नॉर्थ वालों का फेसिंग रहेगा तो उनका राइट एंड लेफ्ट कुछ इस तरीके का रहेगा. और ये कौन है? MNOP. चलो स्टार्ट करते हैं. B, who is just next to the left of D. just next to the left of D मतलब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. लेकिन D साउथ में फेस कर रहा है, तो D का इमीडिएट लेफ्ट मतलब आपका इमीडिएट राइट आएगा. राइट. So B who is just next to the left of D is opposite to Q. ये B खुद Q के अपोजिट में बैठा हुआ है, Q B के अपोजिट में बैठी हुई है. राइट. C and N are diagonally opposite to each other. So ये अगर मैं अरेंजमेंट को बॉक्स करूं तो डायगोनल कैसे मिलेंगे आपको? एंड टू एंड या फिर एंड टू एंड. राइट. So C and N are diagonally opposite to each other, or in this way they are diagonally opposite to each other. Right. E is opposite to O, who is just next right of M. थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला है कि E is sitting opposite to O. तो E is a male who is sitting opposite to O, a female. But ये O who is just next right of M. तो ये O जो है वो M के इमीडिएट राइट में बैठी हुई है. करेक्ट. O जो है वो M के इमीडिएट राइट में बैठी हुई है.
P who is just next to the left of Q is opposite D. तो Q के immediate left में and D के opposite में कौन बैठी है? P. And last point, M is at one end of the line. अभी ये जो M है जिसके right में O is sitting, so this M is at one end of the line. So M is sitting in the bottom row. ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 अगर मैं करूँ तो M is sitting in रो नंबर 2 who are facing north. तो M cannot be seated at this end, right? क्योंकि उसके right में O is sitting. तो O किधर जाएगी? That's why M उसके right में O और उसके opposite में E. ये 5 लोग, ये 3 लोग हो गए. उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड में से कौन सा पॉइंट में ले सकता हूं? डी बी पी क्यू वाला नहीं ले सकता. डी बी क्यू पी और डी बी पी क्यू, 2 पॉसिबिलिटीज है. इंस्टेड इफ आई टेक सेकेंड पॉइंट वेर सी एंड एन आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, तो सी के लिए एंड एन के लिए मेरे पास एक ही जगह बची है. एंड नाउ आई कैन टेक द हेल्प ऑफ पॉइंट नंबर 1 where D, B, P, Q and finally here A will be at the left end. So आपका अरेंजमेंट क्या आया? C, E, D, B, A. यहाँ पे लिख लेते हैं C, E, D, B, A और M, O, P, Q, N. M, O, P, Q, N. एंड नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. अभी तो क्वेश्चंस क्या ओपन बुक टेस्ट हो जाते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट दे आर फेसिंग साउथ, इसीलिए इनका राइट एंड लेफ्ट, एंड दे आर फेसिंग लेफ्ट नॉर्थ, इसीलिए इनका लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट. इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट एन, एन के जस्ट अपोजिट कौन बैठी हुई है? कौन बैठा हुआ है? ए. इफ ओ एंड पी, ओके, A and E, B and Q interchange their positions. तो पहले तो O and P, A and E, A की जगह पे E and E की जगह पे A, and B and Q, B की जगह पे Q and Q की जगह पे B. Then who will be second person to the right of the person who is opposite to the person? ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी उल्टा पढ़ो. ये क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. पढ़ो अभी. पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ पी कौन है? सेकेंड टू द राइट ऑफ पी इज बी. मतलब अभी ये अंडरलाइन वाले स्टेटमेंट सिर्फ बी के बारे में बात कर रहा है. उसके पहले उसने बोला है कि पर्सन हु इज अपोजिट टू बी, पर्सन हु इज अपोजिट टू बी इज क्यू. सो द पर्सन हु इज अपोजिट टू बी is Q. एंड उसके पहले का स्टेटमेंट है कि सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ Q. सो सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ Q विल बी A. करेक्ट? सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ Q विल बी A. करेक्ट? नेक्स्ट. Which of the following pairs is diagonally opposite to each other? ठीक है. अभी ये ब्लू वाला जो था, ये अरेंजमेंट वॉज वैलिड ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी मैं इसको हटा देता हूँ. दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन था. ठीक है. अभी नाउ गोइंग बैक टू माई ओरिजिनल अरेंजमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर? एक तो सी एन क्वेश्चन में दिया था, तो दूसरा ए एम या तो फिर एम ए. एंड अगेन पोजिशन शिफ्टिंग का पॉइंट आया हुआ है. बी शिफ्ट्स द प्लेस ऑफ ई. अगर B चले जाता है E की जगह पे, E शिफ्ट्स द प्लेस ऑफ Q. अगर E चले जाता है Q की जगह पे, एंड Q शिफ्ट्स द प्लेस ऑफ B, एंड Q चले जाती है B की जगह पे, then who will be second to the left of the person opposite to O? So who is the person opposite to O? First point, it is B. Who is the person opposite to O? It is B. And who is second to the left of B? Who is second to the left of B? Left, south facing वाले का left मतलब आपका right. So that individual is Q. That individual is Q. And who is sitting third to the right of O? Who is sitting third to the right of O? They are asking with reference to the original question and not the blue one. So O के third to the right में कौन है? N. Right?
ओके, थर्ड टू द राइट में कौन है? दिस इज द सेकेंड सेट फॉर यू गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेट. यहाँ पे 9 लोग हैं एंड एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो ये सेट का वेरिएंस क्या है फर्स्ट और सेकंड सेट से? यहाँ पे क्वांटिटी या फिर नंबर थोड़ा बढ़ गया है. प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व. लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. देयर आर 9 इंडिविजुअल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन. तो फर्स्ट पॉइंट है वेर एवर गगन इज सिटिंग उसके लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे बीना बैठी हुई है. फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया एंड सेकंड टू द राइट ऑफ कौशल, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कौशल. सो वेर एवर छाया इज सिटिंग उसके फोर्थ टू द राइट में फातिमा है एंड ये फातिमा कौशल के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी हुई है. कौशल हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अजित. कौशल खुद अजित के 5 4 3 2 1. कौशल खुद अजित के फिफ्थ टू द राइट बैठा हुआ है, मतलब अजित कौशल के फिफ्थ टू द लेफ्ट बैठा हुआ है. अगर मैं किसी के तो भी राइट में बैठा हुआ हूं तो वो कोई तो भी मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है, राइट. अगर कौशल अजित के 1 2 3 4 5, अगर कौशल अजीत के फिफ्थ टू द राइट में बैठा हुआ है तो अजीत भी तो कौशल के फिफ्थ टू द लेफ्ट में बैठेगा. 1 2 3 4 5. डिम्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर कौशल और बीना. पॉइंट नंबर 3 सेज कि डिम्पल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बीना नॉर कौशल. And there are only 3 persons between Jaya and Ajit. Fourth point says there are only 1 2 3 persons between Jaya and Ajit, और Jaya right में and Ajit left में. ये भी हो सकता है, राइट. जया अजित के राइट में या फिर अजित जया के राइट में, करेक्ट. जया अजित के लेफ्ट में या फिर अजित जया के लेफ्ट में, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है. एंड गगन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ छाया. गगन छाया के सेकेंड टू द राइट में बैठा हुआ है. तो ये फर्स्ट और 2 को अगर मैं कंबाइन करूं तो छाया इमीडिएट राइट में अजित सेकेंड टू द राइट में गगन. यहाँ पे अगर गगन आता है तो उसके राइट में एक प्लेस वैकेंट, फिर एफ एक प्लेस वैकेंट, फिर के, एंड गगन के लेफ्ट में 1 2 3 लोग छोड़ के 1 2 3 लोग छोड़ के बीना. क्या 9 लोग हो गए? काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. परफेक्ट. सो अरेंजमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस. बी वैकेंसी, सी ए जी वैकेंट प्लेस, एफ वैकेंट प्लेस, की. फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आर यूटिलाइज्ड. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में से फोर्थ पॉइंट थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है मुझे कि अजित एंड जया के बीच में 3 लोग हैं. तो जया तो अजित के लेफ्ट में जाने से रही, जया आएगी 1 2 3 लोग छोड़ के एफ एंड के बीच में. अभी कौन बचा है? हेमंत एंड बीना. तो बीना तो ना तो डिम्पल की नेबर है और ना ही, अच्छा ये बीना जो है ना तो डिम्पल की नेबर है ना ही कौशल की नेबर है. तो यहाँ पे डिम्पल नहीं आएगी, यहाँ पे कौन आएगा? हेमंत, और यहाँ पे आएगी डिम्पल, करेक्ट. तो मेरा अरेंजमेंट क्या है? बी एच सी ए जी डी एफ जी के. यहाँ पे लिखता हूँ बी एच सी ए जी डी एफ जे के. क्वेश्चंस क्या है? In which of the following combinations is the third person sitting between the first and the second person? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है. ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे स्नैप एंड मैट सी मैट एग्जाम्स में, इवन MBA CET एग्जाम्स में. बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है. यहाँ पे आपका चेक हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का अंडरस्टैंड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इन एनी ऑर्डर. मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे 5,
इनमें से थर्ड पर्सन शुड बी सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड पर्सन शुड बी सिटिंग बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट. मतलब बीना शुड बी सिटिंग बिटवीन जया एंड कौशल इन एनी वे. इज इट द केस? नो, बीना इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स. Beena should be sitting between Chaya and Hemant. Again, it is not possible because Beena is sitting at one of the corners. Chaya should be sitting between Ajit and Gagan. Chaya is not sitting between Ajit and Gagan. Actually, Ajit is sitting between Chaya and Gagan. Dimpy is sitting between Fatima and Gagan. Is Dimple sitting between Fatima and Gagan? Yes. Is Dimple sitting between Fatima and Gagan? Yes. लैंग्वेज को समझो. क्वेश्चन 5 सेकेंड में हो जाता है. लैंग्वेज समझो बस. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हेमंत? हेमंत के थर्ड टू द राइट में कौन है? 1 2 3 गगन. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जया? जया के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 गगन. अगेन गगन से बड़ा प्यार है क्वेश्चन बनाने वाले को. Who among the following sit at the extreme ends of the line? K and B. K and B. And if Kaushal and Hemant exchange their places, okay. So again, there is a point of exchanging the places. तो हेमंत कौशल की जगह पे आएगा, कौशल हेमंत की जगह पे आएगा. Then who among the following sits on the immediate right of Kaushal? कौशल के नए पोजीशन के immediate right में कौन है? छाया. करेक्ट. कौशल के न्यू पोजीशन के इमीडिएट राइट में कौन है? छाया. गुड जॉब, गुड जॉब एवरीवन. लेट्स ट्राई टू सॉल्व सेट नंबर 4. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. चलो देखते हैं. तो इसमें क्या दिया हुआ है? दिस इज अ सेट वेयर पीपल आर फेसिंग मल्टीपल डायरेक्शंस इन द सेम रो. अभी 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एक तो एक रो में बैठे हुए एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, या फिर 2 रोज में बैठे हुए एंड डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जैसे 5 मेन एंड 5 फीमेल हमने अभी देखा. उसी तरीके से एक रो में बैठे हुए एंड मल्टीपल डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है म्यूजिकल चेयर्स. म्यूजिकल चेयर में एक इंडिविजुअली सिटिंग लाइक दिस, सेकेंड इंडिविजुअली सिटिंग लाइक दिस, फिर से इसके बाजू की इंडिविजुअली सिटिंग लाइक दिस, देन देयर इज वन मोर इंडिविजुअल सिटिंग लाइक दिस एंड सो ऑन. करेक्ट. कुछ उसी टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट है. बट म्यूजिकल चेयर में एवरी ऑल्टरनेट इंडिविजुअल इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस. यहाँ पे वैसा नहीं है. ये आपको डायरेक्शंस पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा. These questions are usually asked in SNAP, NMAT, CMAT, MBA, CET, SR, CGPU, HGMT kind of exams. देखते. 8 persons A, B, C, D, P, Q, R, S are sitting in a row in which some are facing north while some are facing south. पहला पॉइंट है कि I will arrange 8 chairs. Whoever is facing north, वो चेयर को मैं एरो दूंगा नॉर्थ का. Whoever is facing south, I will give साउथ का एरो टू दैट पर्टिकुलर चेयर. जैसे यहां पे मैं वो पॉइंट लिखना चाहूंगा. किधर गया? इधर. Now guys, make sure or note down that this is also the basic foundation of CAT exam which we are preparing over here. Linear arrangement in CAT exam. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. यही थ्योरी आपको अप्लाई करना है. जैसे क्वांट में ज्योमेट्री के सेम फॉर्मूलेस के ऊपर आपको MBA CET में भी क्वेश्चन आता है, कैट में भी क्वेश्चन आता है, बीच में स्नैप एंड मैट में भी वही फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है. डिपेंड करता है उसका एप्लीकेशन. तो ये जो फर्स्ट स्लाइड पे मैं पॉइंटर्स लिखते जा रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड पे,
वो सेकंड स्लाइड पर जो मैंने बताया था वो ही पॉइंटर्स आपको कैट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। उसका एप्लीकेशन वेरी करेगा। जो हम लोग कैट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखेंगे उसमें समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए ये सेट। Only 3 persons sit to the left of R. So do I know the facing of R? No. Can I assume? Yes. Which is the easiest direction to assume? North. क्या सवाल कर रहे हैं? So I am assuming. So arrow के नीचे जब A लिखा जाता है, that individual's direction is not fixed. It is the assumption. So there are only 3 persons sitting to the left of R. So R अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है, so there are only 3 persons sitting to the left of R. assumption मेरा गलत हुआ तो R साउथ में फेस करेगा, फिर भी उसके लेफ्ट में 3 ही लोग बैठे हुए हैं। अगर R नॉर्थ में फेस कर रहा है तो इधर आएगा, अगर R साउथ में फेस कर रहा है तो इधर आएगा। क्लियर? चल नेक्स्ट। थ्री पर्सन्स सिट बिटवीन R एंड Q। तो ऑब्वियसली इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं कि R के दूसरे डायरेक्शन में वो Q बैठा हुआ है, क्योंकि R के लेफ्ट में इफ R इज फेसिंग नॉर्थ, R के लेफ्ट में तो Q नहीं बैठ सकता क्योंकि 3 लोग छोड़ के Q को रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि R के लेफ्ट में 3 ही लोग हैं। सो R इज फेसिंग नॉर्थ तो Q एक एंड पे चले जाएगा, इफ R इज फेसिंग साउथ Q दूसरी एंड पे चले जाएगा। नेक्स्ट, B is second to the left of Q. B is second to the left of Q, मतलब Q को मैं अज्यूम करना ही पड़ेगा कि Q को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि उसका भी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि Q अगर साउथ में फेस करेगा तो B अरेंजमेंट के बाहर चले जाएगा। क्या कुछ भी बात कर रहे हैं यार। तो R एंड Q आर फेसिंग सेम डायरेक्शंस। R अगर साउथ में फेस करेगा तो Q इधर आ जाएगा, लेकिन Q के लेफ्ट में अगर B है तो B को भी साउथ में ही फेस करना पड़ेगा। सो R एंड Q आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ये मुझे इन्फरेंस ड्रॉ किया मैंने क्रिटिकल रीडिंग के थ्रू आफ्टर रीडिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स। क्लियर? जैसे मैंने बताया था कि एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको पूरा निचोड़ लो, उसमें से जितने इन्फरेंसेस आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ करो एंड तभी आगे बढ़ो। So, more than two people sit between B and S, and D is second to the left of S. Second point है कि B and S के बीच में more than 2, एक तो 3 एक तो 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 लोग बैठेंगे तो S इधर आएगा और 4 लोग बैठेंगे तो S इधर आएगा। तो लिख लेते हैं कि B and S के बीच में B 1 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं S एंड B के बीच में। अगर B इधर तो S इधर, अगर B इधर तो S इधर, क्योंकि मुझे डायरेक्शंस पता नहीं है, R का नहीं पता, तो B के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, आई डोंट नो। बट उसी में उसने पॉइंट बोला है कि D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो आई एम अगेन अज्यूमिंग दैट S इज फेसिंग नॉर्थ एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S is D. क्लियर? Neighbors of R are facing south, so both the neighbors of R, whatever their names are, they are facing south. इसके नीचे मैंने A नहीं लिखा, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने इनके नीचे A नहीं लिखा क्योंकि ये डायरेक्शन पता है, क्लियरली बताया है, अभी इससे बड़ा हिंट आपको नहीं मिलेगा, राइट? नेक्स्ट, नेबर्स ऑफ P फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे नेबर्स ऑफ P फेस द सेम डायरेक्शन। नेबर्स, आपके कीवर्ड्स में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कोई ऐसे भी लिख सकता है कि नेबर्स ऑफ P सेम डायरेक्शन। आपको जो पॉइंट, जो लैंग्वेज में अपने ये पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखो, चैप्टर की जो नोट्स है मैंने लिख के रखी है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो वैसे लिखो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने लीनियर अरेंजमेंट एंड अदर अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, उतना आपके पॉइंट लिखने का सिस्टम और मैच्योर होते जाएगा। एजेंडा क्या है ये समझो कि यू शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीड दीज पॉइंटर्स अगेन। जैसे जैसे पढ़ते जाओ, लिखते चलो और उसको टिक करते चलो।
क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो आप बार बार नीचे ऊपर देख नहीं सकते, टाइम वेस्ट होगा। तो स्क्रीन के पॉइंटर सभी मैंने पेपर पे उतार लिए। अभी टक 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 मैच द पेयर खेलूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पॉइंट नंबर 7, C is second to the right of A. Do you know the direction of in which direction A is facing? No. Can we assume? Yes. A is facing north. Assumption, C is second to the right of A. And A and P face opposite directions and similarly B and Q face opposite directions. छठा पॉइंट लिखने के लिए बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा। हम लोग इधर लिखते हैं कि A and P face opposite directions and B and Q face opposite directions too. B and Q face opposite directions too. This is in terms of the directions. अभी मेरे पास 8 चेयर से उनमें से मुझे मैक्सिमम चेयर्स मुझे कौन सा 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा पॉइंट मुझे मैक्सिमम चेयर्स ऑक्यूपाई करके देता है उसके साथ स्टार्ट करना है। सो मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 विल हेल्प यू ऑक्यूपाई मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स, बट पॉइंट नंबर 1 के 2 वेरिएंट्स आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेता हूँ। अभी पॉइंट नंबर 1 का R अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो R विल बी सिटिंग ओवर हियर। R और Q के बीच में 3 लोग हैं तो Q विल बी सिटिंग ओवर हियर। Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में B इज सिटिंग तो B विल बी सिटिंग ओवर हियर। एंड B एंड S के बीच में मोर देन 2 इंडिविजुअल्स है, तो मैं पहले अज्यूम करता हूँ कि B एंड S के बीच में 3 लोग हैं। एक अजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको जानबूझ के टिक नहीं किया क्योंकि ठीक है चलो टिक कर लेते हैं। येलो वाले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, R फेसिंग नॉर्थ, या अजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो R एंड Q के बीच में 3 लोग थे। Q विल ऑल्सो बी फेसिंग नॉर्थ क्योंकि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में B है। Q अगर साउथ में फेस करेगा तो B अरेंजमेंट के बाहर जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल, राइट। सो Q को नॉर्थ में ही फेस करना पड़ेगा, सो दैट B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। उसके बाद रेलेवेंट पॉइंट आता है सेकेंड वन, जिसमें उसने बोला सेकेंड एंड थर्ड आर द कॉम्बिनेशन, ओके दे विल गो हैंड इन हैंड। B एंड S के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। पहला नंबर कौन सा है? 3। लेट्स अज्यूम देयर आर 3 इंडिविजुअल बिटवीन B एंड S, 1 2 3। उसके तुरंत बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि D इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। ये आप यहां पे लिख ही नहीं सकते हो। अगर आपने अज्यूम किया S नॉर्थ में फेस कर रहा है, D अरेंजमेंट के बाहर जाएगा, और अगर आपने अज्यूम किया S साउथ में फेस कर रहा है, D को R की गोदी में जाके बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड, राइट। 1 chair is occupied by only 1 person. This is also one of the very important point which you need to note down. कि 1 person or entity is equal to 1 position or chair. क्लियर? तो S एंड B के बीच में 3 लोग तो नहीं है, ये मुझे पता चला। अभी ये मुझे पता चला तो क्या मैं ये आगे वाले इस पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? डेफिनेटली, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इसी का मतलब कि S एक कॉर्नर पे ही फेस करेगा, एंड क्योंकि S की सेकेंड टू द लेफ्ट में D बैठा हुआ है, S मस्ट फेस इन द साउथ डायरेक्शन वेयर D विल बी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अभी बोथ द नेबर्स ऑफ P आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ये नहीं अकोमोडेट कर सकता अभी के लिए, क्योंकि P अगर इधर आया तो D फेसिंग साउथ, P अगर इधर आया तो B फेसिंग नॉर्थ, P अगर इधर आया तो B फेसिंग नॉर्थ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या मैं पॉइंट नंबर 5 के साथ थोड़ा सा हिंट ले सकता हूं कि C सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ A, मतलब A एंड C के बीच में 2 लोग होने चाहिए, राइट। अभी इसका हिंट लेके 4th पॉइंट की तरफ जाओ। A एंड C के बीच में 1 इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट।
देयर मस्ट बी वन इंडिविजुअल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, तो ऑब्वियसली बी के नेबर्स रहेंगे ए एंड सी। यहाँ पे एस एंड डी के बीच में एंड आर एंड बी के बीच में दो लोग ए एंड सी नहीं आ सकते, राइट। सो ए एंड सी विल बी द नेबर्स ऑफ बी। इसी का मतलब है कि पी आपका इधर ही आएगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। एंड डी का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, साउथ में। फिर उसने बोला है कि ए एंड सी आर, ए के सेकंड टू द राइट में सी बैठा हुआ है एंड ए एंड पी आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शंस। फिर से दो पॉसिबिलिटीज आती है। एंड बी एंड क्यू आर ऑल्सो नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शंस। सो बी तो डेफिनेटली साउथ में आएगा। ए एंड पी आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शंस, ठीक है। और ए का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन भी मुझे पता नहीं है और ए का भी डायरेक्शन मुझे पता नहीं है। सब कुछ मैंने अज्यूम करके चल रहा हूं। तो ए के सेकेंड टू द राइट में अगर सी है तो इफ ए इज सिटिंग ओवर हियर फेसिंग नॉर्थ, सी विल बी हियर। इन दिस केस पी विल फेस साउथ। एंड इफ ए सिट्स ओवर हियर फेसिंग साउथ, सेकेंड टू द राइट में सी आएगा। इन दिस केस पी विल फेस साउथ। तो क्या कहीं पे कुछ पॉइंट दिया है, while some of their facing south only reverse to the left or reverse. Neighbors of R are facing south. ये एक पॉइंट था जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नेबर्स ऑफ आर, इसलिए मैंने टिक नहीं किया था। नेबर्स ऑफ आर आर फेसिंग साउथ। तो फर्स्ट केस में जहां पे आपने ए को नॉर्थ फेसिंग अज्यूम किया, वो केस ही नहीं बनता है, करेक्ट। वो केस ही नहीं बनता है, राइट। तो ए आपका नॉर्थ में फेस ही नहीं करेगा। ए विल डेफिनेटली फेस साउथ। उसके सेकंड टू द राइट में ई, सेकंड टू द राइट में सी है, करेक्ट। सी विल ऑल्सो फेस साउथ एंड बिकॉज ए एंड पी आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, पी विल फेस नॉर्थ। बिकॉज ए एंड पी आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, पी विल फेस नॉर्थ। आई अपोलोजाइज कि मैंने 3 मिनट पहले छोटा सा एक मिस्टेक किया था, ए एंड पी को सेम डायरेक्शन दिया था, बट ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक सॉल्यूशन मिल गया। इसी का एग्जैक्ट दूसरा रेप्लिका निकालने की कोशिश करते हैं। वेयर आर वॉज फेसिंग साउथ, 1 2 3 लोग छोड़ के क्यू वॉज हियर, वॉज ऑल्सो फेसिंग साउथ, क्योंकि सेकेंड टू द लेफ्ट में बी था। बी एंड एस सेकेंड कॉर्नर में आएगा, एस के सेकेंड टू द लेफ्ट में डी आएगा, इसीलिए एस विल फेस नॉर्थ एंड डी इधर। बोथ द नेबर्स ऑफ आर विल फेस साउथ। अभी ए एंड सी के बीच में 2 लोग आने चाहिए। सो ए एंड सी के बीच में अगर 2 लोग आने चाहिए तो ए इधर एंड सी इधर। ए एंड सी के बीच में एक इंडिविजुअल आना चाहिए। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए साउथ में फेसिंग, तो सी इधर, पी इधर ही आएगा, लेकिन बोथ द नेबर्स ऑफ पी मस्ट बी फेसिंग सेम डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 4 का कंडीशन मेरा वायोलेट हो रहा है। डी फेसिंग साउथ, एस फेसिंग नॉर्थ, इसीलिए ये अरेंजमेंट नहीं होल्ड करेगा। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड बेस्ड ऑन दिस लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एस पी डी आर सी बी ए क्यू, एस पी डी आर सी बी ए क्यू। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ 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 नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। आई होप दिस इज करेक्ट, ओके। एस पी डी आर सी बी ए क्यू, एस पी डी आर सी बी ए क्यू, साउथ नॉर्थ साउथ, ये वाला अरेंजमेंट हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो करेक्ट है। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, साउथ 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 नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, साउथ 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 नॉर्थ। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में कितने हैं, 1। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी साउथ में फेस कर रहा है तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट इज डी। क्वेश्चंस बहुत फास्ट होने चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली शो द नेबर्स ऑफ डी, पी एंड आर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यहां पे आपका लेफ्ट मतलब रो का लेफ्ट, ओके। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि यहाँ पे राहुल विराट के क्वेश्चन में जो बोला था, वहां पे
दे वर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट, वो मैंने यूनि डायरेक्शनल के लिए बोला था, यूनि डायरेक्शनल फेसिंग लीनियर अरेंजमेंट लेफ्ट एंड राइट टू बी फॉलोड, बट मल्टी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी लिखता हूँ, ये पॉइंट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस, इन मल्टी डायरेक्शनल फेसिंग linear arrangement, your left and right to be followed for the questions, okay, to be followed for questions. Good job guys, बहुत बढ़िया. तो अभी यहाँ पे who among the following sits at the extreme left hand of the row? S. And how many persons sit between D and A? 1, 2, 3. R, C, B. कोई है RCB फैन? आप लोग बैठे हुए हो D and A के बीच में. चलो, लास्ट सेट ऑफ द डे जहां पे 8 persons. अभी these are the types of questions which used to be asked in CAT exam. थोड़ा एक पैरामीटर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, पर्सन्स तो है ही, उनके साथ उनका एज भी दिया हुआ है. चलो देखो, चलो देखते हैं. आई होप यू हैव ट्राइड योर बेस्ट बाय पॉजिंग द वीडियो टू सॉल्व दिस सेट. क्या दिया है इसमें? देयर आर 8 persons, A, B, C, D, E, F, G, H. इसमें अगर आपने पूरे पॉइंटर्स पढ़े हुए तो उसके 4 टाइप्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के. 4 टाइप्स बनते हैं अरेंजमेंट सॉल्व करने के. अभी आप कितना एफिशिएंटली इसको समझते हो, एंड 4 में से एक अरेंजमेंट क्यों सिलेक्ट होगा एंड 3 क्यों एलिमिनेट होंगे, ये जब रीजन के साथ आप समझने की कोशिश करोगे तो आपने लीनियर अरेंजमेंट मास्टर कर लिया है. तो चलो, instead of arranging the chairs, let's write down the pointers first, one by one. 2 persons are sitting between C and the one whose age is 56 years. The one whose age is 14 years is sitting second to the left of C. तो कौन कहाँ पे sitting and facing north direction? So everyone is facing north direction. चलो, यहाँ पे एक बात सही है. So 2 persons are sitting between C and 56. One whose age is 14 sitting second to the left of C. C एंड 56 के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइन के नीचे एज लिखूँगा और ऊपर नाम लिखूँगा. लाइन के नीचे एज. तो C एंड 56 के बीच में C एंड द वन हु इज 56 ईयर ओल्ड, उनके बीच में 2 लोग बैठे हुए. तो वो दोनों कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. C के लेफ्ट में 56 ईयर ओल्ड या फिर C के राइट में 56 ईयर ओल्ड. लेकिन the one whose age is 14 years old is sitting second to the left of C. C के second to the left में definitely 14 years old है. अभी ये स्टेटमेंट मैंने इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि इसको मुझे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड, wherever is to the immediate left of the one whose age is 56 years. तो 56 years के immediate left में, इसको मैं सेपरेटली ही लिखता हूँ कि whoever is the 56 years old, उसके immediate left में भैरव बैठा हुआ है. One person is sitting between H and the one whose age is 56 years. Okay, इसको भी सेपरेटली लिख लेते हैं कि one person is sitting between 56 and Hendrik और 56 and Hendrik. तो ये इसमें भी आप अकोमोडेट कर सकते थे, बट वो कचड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया. With either Hendrik or the one whose age is 56 years old is sitting at the extreme end. अभी इन दोनों में से कोई तो भी एक either और is sitting at the extreme end. कौन सा वाला? either left और right. यही होते हैं 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि एज लेफ्ट हैंड पे हो सकता है या फिर 56 वाला लेफ्ट हैंड पे हो सकता है. 56 वाला लेफ्ट हैंड पे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, एज लेफ्ट हैंड पे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी. 56 वाला राइट हैंड पे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, एच राइट हैंड पे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी. तो ये हो गए मेरे 4 पॉसिबल केसेस. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 4, ईदर एच, ये भी हो गया. पॉइंट नंबर 5, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 years बिटवीन द एजेस ऑफ फैजान एंड गीतिका एंड 2 persons आर सिटिंग बिटवीन देम. यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आएगा
कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 years बिटवीन द एजेस ऑफ फैजान एंड गीतिका. कौन बड़ा है कौन छोटा है, आई डोंट. तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि फैजान माइनस गीतिका का मॉड इज 6 years. अगर मैं इसमें से वैल्यूज़ देखूँ तो वो 8 and 14 ही आती है, तो वो वैल्यूज़ रहेगी 8 and 14 years old. And there are 2 individuals sitting between them. There are 2 persons sitting between फैज़ान and गीतिका. तो इसको मैं अगर 5 नंबर पे भी लिखूँ तो फैज़ान और गीतिका, 2 लोग, गीतिका और फैज़ान. अगर लेफ्ट में फैज़ान गीतिका आए या फिर राइट में गीतिका फैज़ान आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 लोग उनके बीच में आने ही चाहिए. Point number 6. The one whose age is 12 is sitting second to the left of Dhruvi. Dhruvi is now sitting at an extreme end. So, ध्रुवी के सेकेंड टू द लेफ्ट में 12 साल का बच्चा या बच्ची बैठी हुई है एंड ध्रुवी इज नॉट सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड. मतलब ध्रुवी के राइट में समवन इज डेफिनेटली सिटिंग. ध्रुवी के राइट में समवन इज डेफिनेटली सिटिंग. There is one person sitting between Faizan and the one whose age is 44 years. So Faizan and the one whose age is 44 years. उनके बीच में there is one person sitting. Faizan and the one whose age is 44 years. उनके बीच में one person is sitting. तो जैसे जैसे मैं डॉट्स कनेक्ट करते जाता हूँ वैसे वैसे मेरे पॉइंटर्स अपने आप क्लोज होते जाते हैं. क्लियर? What you have to do is you have to find the connection between different pointers कि मैंने कहाँ से कौन से पॉइंट को जोड़ के वह पूरा सेट कंप्लीट कर सकता हूँ. So point number 8. Ashvi is an immediate neighbor of the one whose age is 44 years. इसी का linked point है. 44 years का immediate neighbor to the right or to the left is Ashvi. Ishan and the one whose age is 21 years are also immediate neighbors. Point number 9 में अगर इसको लिखूँ कि ईशान एंड द वन हुज एज इज 21 years आर ऑल्सो इमीडिएट नेबर्स. कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, ये ढूंढने की बात है. एंड हेनरिक इज ओल्डर दैन अश्वी. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेट इज हेनरिक इज ओल्डर दैन अश्वी. अभी इसको आपको बहुत संभल के सोच के सॉल्व करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड दिस इज अ सेट ऑफ कैट लेवल एग्जाम. तो पहला पॉइंट है कि इसको मैं 8 चेयर्स अरेंज करूं. And as I told you, there are 4 different possibilities according to me. Okay guys, so these are the pointers which we have. Now, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है मेरा कि जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, you should start with those pointers, that point or the combination of pointers which will help you occupy maximum number of seats and connect with at least 1 or 2 other points. ऐसे ना हो जाए कि मैंने जितने हो सके उतने points seats occupy कर लिए and now I am sitting ducks because I am not able to connect dots with other points as well. करेक्ट? तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या करना है कि एक पॉइंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऐसे ढूंढने हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाई होने में हेल्प हो. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मुझे ये दिख रहा है कि 56 ईयर ओल्ड और हेनरिक में से एक तो एंड पे बैठा हुआ है, लेकिन 56 ईयर ओल्ड के लेफ्ट में भैरव बैठा हुआ है. इसी का मतलब मैंने 4 पॉसिबिलिटीज जो लिखी हुई है उनमें से एक में भी 56 ईयर ओल्ड विल नॉट बी सिटिंग एट द लेफ्ट एंड, क्योंकि उसके लेफ्ट में भैरव आता है. तो 1-2 पॉसिबिलिटीज मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि हेनरिक इज सिटिंग एज द लेफ्ट हैंड एंड हेनरिक एंड 56 के बीच में एक सीट वेकेंट है, राइट. सो हेनरिक एंड 56 और उसके 56 के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा हुआ है. इसी को लिंक, मतलब आपका 56 ईयर ओल्ड कैन गो एट द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे नहीं जाएगा. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड पे तो सिर्फ हेनरिक ही जाएगा. दूसरा एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि हेनरिक इज सिटिंग एट द राइट हैंड एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी कि 56 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल इज सिटिंग एट द राइट हैंड. मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर. और 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि हेनरिक इज सिटिंग एट राइट हैंड. तो 56 हियर, 56 हियर, तो हेनरिक हियर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आते रहेगी. धीरे धीरे हम लोग पॉइंट सॉल्व करेंगे. तो अभी के लिए 4 के साथ स्टार्ट करते हैं कि हेनरिक एंड 56 के बीच में एक, यहाँ पे बी.
56 के इमीडिएट नेबर में बी एंड यहाँ पे एच। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने पूरा कंज्यूम कर लिया है। अब पॉइंट नंबर 3 मैंने पूरा कंज्यूम कर लिया है, 2 कंज्यूम कर लिया है। 1 में बोला है कि 56 एंड सी के बीच में 2 लोग हैं एंड सी के इमीडिएट सी के सेकंड टू द लेफ्ट में 14 ईयर ओल्ड है। तो 56 1 2 सी 14 सी 14 56 1 2 लोग छोड़ के सी यहाँ पे 14 56 1 2 लोग छोड़ के सी यहाँ पे 56 के एंड सी के बीच में 2 लोग हैं एंड सी के सेकंड टू द लेफ्ट में 14 ईयर ओल्ड है। करेक्ट, गुड जॉब। पॉइंट नंबर 4 5, अभी इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है। अभी एक पॉइंट मेरा ये आएगा कि फैजान एंड गीतिका में से एक तो 14 ईयर ओल्ड है और दूसरे इंडिविजुअल एंड 14 ईयर एंड 8 ईयर ओल्ड में 2 लोग बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट दे हैव क्लियरली मेंशन कि देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। तो 14 2 लोग छोड़ के तो एच आएगा विच इज नॉट अलाउड। तो 8 ईयर ओल्ड यहाँ पे आएगा, 8 ईयर ओल्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि 8 साल का बच्चा हेनड्रिक नहीं है इसलिए अलाउड नहीं है। थर्ड पॉसिबिलिटी में 8 ईयर ओल्ड यहाँ पे आएगा एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी में 8 ईयर ओल्ड ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो आपका 56 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल राइट एंड पे भी नहीं आएगा। 56 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल लेफ्ट एंड पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके इमीडिएट लेफ्ट में भैरव बैठा हुआ है। 56 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल राइट एंड पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी अभी तक बनते जा रहा है जो मेरा आगे जाके अटक गया कि 8 साल की जो गीतिका या फिर 8 साल का जो फैजान है वो किधर जाएगा। 2 लोग छोड़ के इधर अरेंजमेंट के बाहर जाएगा, 2 लोग छोड़ के हेनरिक को 80 ईयर्स ओल्ड अलॉट हो रहा है। सो वो अरेंजमेंट नहीं आएगा, इसीलिए इसको मैं अभी के लिए क्रॉस करके रखता हूं। चल आगे, अभी 14 एंड 8 का हो गया, ये वाला भी हो गया। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट मुझे मिल रहा है? पॉइंट नंबर 7 विच सेज कि फैजान एंड 44 ईयर ओल्ड के बीच में देयर इज ओनली 1 इंडिविजुअल सिटिंग एंड उसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 8 मिलता है कि 44 एंड अश्वी आर इमीडिएट नेबर्स। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि फैजान कैन बी 14 ईयर ओल्ड और फैजान कैन बी 8 ईयर ओल्ड, गीतिका कैन बी 8 ईयर ओल्ड और गीतिका कैन बी 14 ईयर ओल्ड। करेक्ट, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली अरेंजमेंट को हटा देते हैं और इसको अरेंजमेंट नंबर 3 के साथ रेप्लिकेट करते हैं कि 14 1 2 लोग सी 8 भैरव 56 एच। करेक्ट, तो 14 ईयर ओल्ड इज फैजान, 8 ईयर ओल्ड इज गीतिका और 8 ईयर ओल्ड इज फैजान एंड 14 ईयर ओल्ड इज गीतिका। पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है एंड 44 एंड आशवी आर इमीडिएट नेबर्स। सो फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है 44, लेकिन आशवी के लिए जगह ही नहीं है। तो फैजान 8 साल का बच्चा नहीं हो सकता एंड गीतिका 8 ईयर्स की नहीं हो सकती। तो ये मैंने नाम चेंज कर दिए, इसके लिए मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जैक्ट रेप्लिका हो जाएगा फैजान एंड गीतिका। अभी मुझे 2 पॉसिबिलिटीज मिलेगी कि फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है, फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है एंड 44 एंड आशवी आर इमीडिएट नेबर्स। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटीज है, 44 एंड आशवी आर इमीडिएट नेबर्स। यहाँ पे भी देखो कि फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे भी फैजान एंड 44 के बीच में एक इंडिविजुअल है, लेकिन 44 एंड आशवी के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो बार बार आपका 4th अरेंजमेंट है ना कैंसिल होते जा रहा है एंड 44 एंड आशवी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अभी अरेंजमेंट नंबर 1 2 एंड 3 आर स्टिल वैलिड। पॉइंट्स मेरे 7 हो गया ऑक्यूपाइड, 8 हो गया कंज्यूम। अभी पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 6 बचा है। इसमें लोग कौन बचे हैं? A B C D E F G H। करेक्ट, और एजेस तो 4 बचे हैं तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि ध्रुवी के सेकेंड टू द लेफ्ट में 12 साल का इंडिविजुअल बैठा हुआ है एंड ध्रुवी इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। सो ध्रुवी यहाँ पे नहीं आएगी। फर्स्ट कंडीशन में ध्रुवी अगर यहाँ पे आई तो 12 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचती है।
तो आपका ये अरेंजमेंट भी कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट. सेकेंड में ध्रुवी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, सो ध्रुवी हियर एंड 12 years old individual will be sitting over here. And third में ध्रुवी here and 12 years old individual will be sitting over here. These are the only two possibilities, correct? ध्रुवी here and 12 years old individual is sitting over here. Now if I assume point number 9 and 10, तो point number 9 में बोला है कि E and 21 years old are immediate neighbors. तो उसके लिए मेरे पास सेकेंड केस में जगह नहीं बची है. अगर E रखा तो where will 21 years old go? एंड फर्स्ट केस में E here तो 21 years is here. थर्ड केस में दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई एम लेफ्ट विथ नाउ. लेकिन पॉइंट नंबर 10 में बोला है कि H इज ओल्डर देन A. अभी यहाँ पे 8, 12, 14 देन 21 भी गॉन. 28, 36, 44, 56. 28, 44 and 50. 28 and 36 बचा है. So H is older than A. So this is 28, this is 36. This is my final arrangement. इसके अलावा आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा. आप चाहे तो मल्टीपल केसेस अज्यूम कर सकते हो. क्लियर? गुड जॉब. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थर्ड केस इज फाइनल. FACGBEDH क्या है? FACGBEDH and the ages are 14, 28, 44, 8, 12, 56, 21, 36. 14, 28 फिर से लिखते हैं. 14, 28, 44, 8, 12, 56. और ओके जस्ट अ सेकेंड. (21, 36) हो गया. अभी क्या ओपन बुक टेस्ट बचा है आपके पास. हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन द पीपल हु आर हैविंग एज डिफरेंस ऑफ 4 years. 4 years का एज डिफरेंस आपका 8 और 12 के बीच में ही आता है. देयर इज 0 individual sitting between them. What is the difference between Faizan and Dhruvi? Faizan is 14, Dhruvi is 21. What is the difference age of Hendrik? 36. What is the sum of the ages of persons who are extreme age? 36 and 14. And what is the name of the person whose age is 56 years? E. इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं गाइस. इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपका अरेंजमेंट ढंग से बना तो मेक श्योर कि जितने भी पॉसिबिलिटीज आते हैं वो सब आप कंसिडर करो. जितने भी पॉसिबिलिटीज आते हैं वो सब आप कंसिडर करो. एंड जैसे जैसे एलिमिनेट होते जाता है तो क्यों एलिमिनेट हुआ, पढ़ते टाइम प्रैक्टिस करते टाइम हर एक एलिमिनेशन का रीजन आपके पास होना चाहिए. क्लियर? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do not forget to share it with your friends so that everyone gets the opportunity to learn. And do not forget to press the bell icon and subscribe. अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझा तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल द बेस्ट.